बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो फ़ोटो इमरान ख़ान साहब की कल एक लीक हुई और उसके बाद चंद और फ़ोटोज़ लीक हुई, उसकी फिर इंक्वायरी की गई फ़ौरी तौर पे। सीसीटीवी फुटेजेस देख के सारा चेक किया गया, फिर बंदा ढूंढ लिया। वहीं पे अदालती अमले का एक बंदा था, उसको मुअत्तल भी कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कार्रवाई थी वो तो हो गई है। और ये जो फ़ोटो इमरान ख़ान साहब की बाहर आई है, इसने तहलका मचा दिया है पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। मैं चंद इंटरनेशनल मीडिया के जो बड़े बड़े जरीदे हैं उनके नाम लूँगा, जिस पे इमरान ख़ान साहब की इस खबर को बहुत बड़ा करके शाया किया गया है। अल जज़ीरा में, अल जज़ीरा ने इस पे लिखा, जेल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपीयर्स बिफोर पाकिस्तान टॉप कोर्ट बाय वीडियो लिंक। इसी तरह रॉयटर्स ने भी इससे मिलती जुलती खबर लिखी है। अरब न्यूज़ ने इसको लिखा है, द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है, यूरोप और अमेरिका के अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया है। तो पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी खबर बनकर रिपोर्ट हुआ है। यानी तस्वीर बाहर आने के बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब तवज्जो का मरकज़ है। अदालत के अंदर से जो रिपोर्टर्स और जो सहाफ़ी बाहर आए, जो वकला आए, उन्होंने बताया कि कोई भी देख ही नहीं रहा था बेंच की तरफ। इवन जजेस भी वो कह रहे थे कि चोरी चोरी इमरान खान की तरफ देखते थे और वो उसको देखना चाहते थे। जो अदालती अमला है वो भी इमरान खान को ही देख रहा था, जो वकला हैं वो भी इमरान खान को देख रहे थे, जो सहाफ़ी और जो बाकी लोग मौजूद थे अदालत के अंदर, वो सब इमरान खान को देख रहे थे और इमरान खान को ही देखना चाह रहे थे। ये मामूली बात नहीं है। इससे पहले भी बड़े लीडर पेश होते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब खुद चलकर अदालत में गए हैं, कभी ऐसी पजीराई नहीं मिली। और बहुत सारे लोग अदालतों में पेश होते रहे हैं, लेकिन जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इमरान खान के हिस्से में लिखी है, यानी अल्लाह ताला किसी को कोई चीज़ दे रहा हो ना, तो फिर आप उससे लड़ नहीं सकते। मेरा ये मानना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो इज़्ज़तों का मालिक है, इज़्ज़तों का रब है। अगर वो किसी को इज़्ज़त दे रहा है तो कोई और छीन नहीं सकता। अगर वो किसी को हिम्मत दे रहा है तो उससे कोई हिम्मत छीन नहीं सकता। वो किसी को सब्र दे रहा है तो कोई उससे सब्र छीन नहीं सकता। और किसी को ताकत दे रहा है तो कोई उससे ताकत नहीं छीन सकता। आज मकबूलियत इमरान खान के साथ है। आज इमरान खान को अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहे हैं तो कोई ज़मीनी खुदा उसको नहीं छीन सकता। वो जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाए, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा, कोई उसकी इज़्ज़त का एक ओंस भी उससे नहीं ले पाएगा, एक ज़र्रा बराबर इज़्ज़त कम नहीं कर पाएगा। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते। ये तो इमरान खान साहब का सामने आना, अब इंतज़ार रहेगा अगली पेशी पे क्या होता है। तो ये एक नया मामला शुरू हो गया है, इसको जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो एक सहाफ़ी अगवा हो गए हैं, गायब हो गए हैं, अहमद फराज साहब, उनके बारे में केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने परसों, जब वो नहीं मिले थे, तो पहले ही दिन उन्होंने बड़े सख्त ऑर्डर्स दिए थे और उसके बाद उन्होंने एसपी को बुलवाकर कहा था शाम 6 बजे। अगले दिन जब दोबारा सारे आए तो फिर अब जो जज साहब के रिमार्क्स हैं या जो उन्होंने फ़ैसला दिया, उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। एक तो जज साहब ने कहा कि मेरी राय है कि कानून साजी हो और गुमशुदगियों में मुलव्वस अफराद को फांसी दी जाए, असल बात वही है। उन्होंने कहा, मुकदमे की समाअत करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एसएसपी ऑपरेशन जमील ज़फ़र अदालत के सामने पेश हुए और उसके अलावा अहमद फराद की अहलिया और उनके वकील ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा भी अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफ़सार किया कि पेशरफ्त क्या है। सरकारी वकील ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, कोशिश जारी है। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि मैं लापता अफराद की अहलिया से मिला हूँ। जहाँ तक मुझे पता चला है कि घर के बाहर से उनको उठाया गया है। हमने 15 गाड़ियों की फुटेजेस ली हैं। गाड़ियों के नंबर रात होने की वजह से नहीं पढ़े जा रहे। गाड़ियों के नंबर ट्रेस करने के लिए भी अभी भी एफआईए में काम जारी है। मुल्क भर के तमाम आईजीज़ को हमने ख़त लिखा है, तमाम खुफिया इदारों को भी खतूत लिखे हैं। जियो फेंसिंग हमने कर ली है, कुछ वक्त इसमें लगेगा। सीडीआर और जियो फेंसिंग पर काम अभी होना है। अदालत ने पूछा कि कभी ऐसा हुआ कि आपको मुस्बत रिस्पॉन्स मिला हो? कल कहा था पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब ख़त्म हो जाए तो सेक्रेटरी दिफा को बुलाऊंगा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब, सेक्रेटरी दिफा को बुलाने का यही वक्त है। या तो आप कहें कि रॉ के एजेंट आए और बंदे को उठाया तो मैं मान लूँ,
इस साल में जितने भी पर्चे हुए हैं किसी में भी अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। मैं अभी बता रहा हूँ ये फिंगरप्रिंट्स ही मैच नहीं करेंगे। बाइस शर्म बात है, पूरी कौम को पता है कि कौन क्या कर रहा है। अदालत ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान को मुझ समेत पता है मगर आंखें बंद की हुई हैं। हमने क्या ज़बरदस्त सिस्टम है, लापता शख्स बेचारा वापस आकर कुछ कह भी नहीं सकता। लापता शख्स जब आता है तो उनको और उनकी फैमिली को बताया जाता है खामोश रहना है। मेरी राय है कि कानून साजी हो और गुमशुदगियों में मुलव्वस अफराद को फांसी दी जाए। असल बात वही है, वो लोग लापता हैं जो बात कर रहे हैं, यानी जो लोग बोलते हैं वही लापता होते हैं। लापता अफराद में अक्सरियत सहाफ़ियों, सोशल कारकुनान की है। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ। बाद अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा से कुछ नहीं हुआ तो वज़रा और वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार से कोई लापता होगा तो सज़ा IG को भुगतना होगी। सेक्रेटरी दिफा से नहीं हुआ तो वज़रा और फिर वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। सिक्योरिटी इदारों को ख़त लिखने से मसला हल होगा, ये भी सवाल उन्होंने उठाया। SSP ऑपरेशंस ने बताया जब इन इदारों को लिखते हैं तो कभी मुस्बत जवाब नहीं आया। इस पर अदालत ने कहा एक आम आदमी की 4 बातें आपको बुरी लगती हैं, बंदे को ही उठा लिया। सारा दिन सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं, क्या करें, सबको उठाएंगे। अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो कोई मुतबादिल ऑप्शन दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने कहा कि अपना काम करें तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंदे की बाजियाबी में अगर ये सारे नाकाम हुए तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत का शोकाज करूँगा। मुझे पुलिस पर पूरा यकीन है, रियासत का चेहरा पुलिस है, कोई और नहीं। बाद अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अच्छा नाज़रीन, ये एक बड़ा हसास मामला है और वो बड़े मकबूल शायर भी हैं, उनकी शायरी को लोग बहुत पसंद करते हैं, सहाफ़ी भी हैं। मेरा अपना भी उनसे एक ताल्लुक़ है, उनसे मुलाकात भी रही और बड़े ज़िंदा दिल और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मिलनसार आदमी हैं अहमद फ़रहाद साहब। सेहत उनकी बहुत कमज़ोर है। उनकी अहलिया ये कह रही हैं कि उनको बहुत सारी दवाइयाँ सारा दिन में खानी पड़ती हैं। तो मेरी निज़ाम से ये गुजारिश है और मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से कभी भी अच्छा ही नहीं निकलेगी। ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, ताकत के इस्तेमाल से, जबरी गुमशुदगियों से कभी भी मसला हल नहीं होगा, बल्कि इससे नफ़रत और दूरियां बढ़ेंगी। अहमद फ़रहाद साहब को फ़ौरी तौर पे उनके घर आना चाहिए। अगर कुछ भी उन्होंने गैर कानूनी या गैर आइनी किया है तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगी, किसी को गायब कर देना, ना ये जमहूरी है ना किसी जमहूरी मुल्क में इसकी इजाज़त होनी चाहिए। जज साहब ने इस मामले को उठाया, उम्मीद है कि सहाफ़ी भी आवाज़ उठाते रहेंगे और जल्द अहमद फ़रहाद साहब अपने घर वापस तशरीफ़ ले आएंगे। उनकी फैमिली बहुत परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। एक और नाज़रीन बड़ी खबर यह है कि फैसल वाडा के मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की जो गुज़िश्ता रोज़ एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नॉर्मली सबको पता है कि वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ नॉर्मली थी और अदलिया के हवाले से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़ खुद नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसल वाडा अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करेगा, जिसके लिए मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फैसल वाडा साहब लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और किस तरह की। फैसल वाडा इस सारे मामले में अकेले नहीं है, देखिए इसमें और लोग भी हैं और जो और लोग हैं उनके बारे में जो अब तक सामने आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका अभी ज़्यादा नाम बना नहीं है लेकिन वो नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको लोग पहले से जानते हैं। अता तारड़ है, ओन चौधरी है, तलाल चौधरी है, फैसल वाडा है, मुस्तफ़ा कमाल है, गवर्नर सिंध हैं और इन लोगों ने ज़्यादा बातचीत की है। और अब तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें 8 या 9 लोग सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 के मैंने आपको नाम लेकर बताए, बाकी लोग अभी इररिलेवेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रेलिवेंसी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा लगता है कि एक कंपेन शुरू की जा रही है जजेस के ख़िलाफ़, स्पेशली उन जजेस के ख़िलाफ़ जो जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, उन जजेस के ख़िलाफ़ जो दबाव से निकलना चाहते हैं और अदलिया की खोई हुई स्पेस वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, जजेस से एक तरफ तो जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, जजेस उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जजेस जो हैं वो अपनी स्पेस वापस लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ निज़ाम जो है वो अपने बोहरों के ज़रिए से कुछ ना कुछ करके जजेस पे दबाव बढ़ाना चाहता है।
बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी ये मेरा एनालिसिस है और ये पाकिस्तान में हर एक का एनालिसिस है, जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। तो इस मरतबा हुकूमत के अंदर जो लोग शामिल हैं वो एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? यानी आपको याद होगा जब उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ पूरा निज़ाम काम कर रहा था तो उनके ख़िलाफ़ बड़ी तकारीर की गई, जलसे जुलूस किए गए, उनकी तस्वीरें निकाल कर लगा दी गई, वीडियो क्लिप्स और ये वो बड़ी तज़हीक की गई थी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की उस दौर में। लेकिन अब वो जिन लोगों ने तज़हीक की थी वो सारे तो आ गए हुकूमत में, और हुकूमत अगर तज़हीक करेगी तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दूसरा, अगर अवामी सतह के जलसे जजों के ख़िलाफ़ किए गए तो फिर अदलिया जो है वो इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे देगी कि वो भी जलसे करे। जब जजों के ख़िलाफ़ जलसे हो सकते हैं तो फिर जजेस कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही उनको कम से कम इजाज़त तो दे सकते हैं। तो फिर पीटीआई का किस लेवल के ऊपर एहतजाज होगा और उनकी मकबूलियत कहाँ पे है उसका पूरे पाकिस्तान को आइडिया है। लिहाजा हुकूमत मैक्सिमम इससे अपने आप को बाहर रखना चाहती है इस लड़ाई से, क्योंकि हुकूमत को ये लड़ाई सूट नहीं करती, वो वैसे ही बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये वो सारे लोग हैं जो किसी ना किसी तरह इस सारे निज़ाम के बेनिफिशरी बने हुए हैं। फैसल वाडा बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के, यानी काकड़ साहब बगैर पॉलिटिकल पार्टी के ही सेनेटर बन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बगैर पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, ये लोग सेनेटर बन रहे हैं और सारी पार्टीज़ इनको वोट भी डाल रही हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है पाकिस्तान में। हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो इन्होंने अपने आप को एक कबीला करार दिया है। तो एक मखसूस कबीले के लोग हैं, एक मखसूस कबील से इनका ताल्लुक़ है, ये मखसूस सोच के साथ आए हैं और ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है, ये लोग ज़बरदस्ती घसीट के इस सारे मामले में फ़ौज को लेकर आते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी फ़ौज के ख़िलाफ़ मुझे कंपेन ऐसी नज़र नहीं आ रही कि लोग फ़ौज से खुदा ना खास्ता नफ़रत करते हो या फ़ौज से लोग लड़ना चाहते हो, ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये ज़रूर है लोग नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ बोलते हैं, या जजेस अपने ऊपर से दबाव उतारना और हटाना चाहते हैं। तो इसमें ये लोगों की एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि ये सारे ज़बरदस्ती पाकिस्तान की फ़ौज को बीच में घुसा देते हैं, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नामुनासिब है और गलत है। बहरहाल फैसल वाडा साहब फ़िलहाल तो डट गए हैं जी। उन्होंने रात को जो टॉक शोज़ किए उसमें उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात का सबूत देना पड़ेगा, अपनी बात पर कायम फैसल वाडा, अब जो भी होगा बराबरी पर होगा। फैसल वाडा ने खुला ऐलान किया कि चीफ़ जस्टिस ने मुझे बुलाया, मैं ज़रूर जाऊँगा। अच्छी बात है कि ईमानदार चीफ़ जस्टिस ने मुझे बुलाया। मैंने एक सवाल किया था, मुझे सिर्फ उसका जवाब देना था। उन्होंने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सवाल करने का अपना हक़ इस्तेमाल किया है। फैसल वाडा ने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इन्होंने कहा मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं भी उनकी पगड़ी उछालूंगा। वो पगड़ी को फुटबॉल बनाने वाली बात जो है, जो फैसल वाडा साहब ने की थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ प्यार करेंगे तो प्यार करूँगा, मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं भी गलत करूँगा। फैसल वाडा ने कहा मैंने जजेस का नाम तो नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस अतरमल्ला साहब ने मेरा नाम लेकर अगर प्रॉक्सी कहा है तो उनको उसका सबूत देना पड़ेगा। फिर फैसल वाडा ने एक और बात की, इस बात से लगा कि थोड़ी सी घबराहट भी है उनमें। उन्होंने कहा देखें, तलाल चौधरी ने, कामरान टिसोरी ने, मुस्तफ़ा कमाल ने, बाकी लोगों ने भी वही बात की है जो मैंने बात की है। तो फैसल वाडा ने कहा कि जी मैंने अगर ये बात की है और बाकियों ने भी की है तो फिर मुझे अकेले को क्यों बुलाया गया है। यानी फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाऊंगा मामला, जो भी होगा बराबरी पर होगा। ये फैसल वाडा कह रहे हैं। देखिए, फैसल वाडा को ये तो एक ही जैसी बात कर रहे हैं सारे लोग, फैसल वाडा ने तस्लीम कर लिया। तो सारे लोग एक ही जैसी बात क्यों कर रहे हैं? सारे लोग एक ही जैसी बात इसलिए कर रहे हैं कि शायद सारे लोगों का ताल्लुक़ एक ही कबीले से है, और एक ही कबीले के लोग एक ही जैसी बात करेंगे, अलग अलग तरह की बात तो नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है नाज़रीन। जजेस की तैनातियाँ क्यों नहीं हो रही? लाहौर हाई कोर्ट ने जो तैनातियों से रिलेटेड एक कमेटी होती है हुकूमत की, उसको बुलवा लिया है, और ये इंडिया भी दिया है कि वज़ीर आला पंजाब को भी वो बुला लेंगे। हमारे दर्जनों खतूत लिखने के बावजूद तैनातियाँ नहीं हो रही। ये तर्ज़ अमल वाज़ेह तौर पे तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। आपने बार बार बयान बदले हैं, ये जज साहब कह रहे हैं, और यानी आइनी तौर पे तो हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब की बात के ऊपर अमल करने की बजाय उन्होंने जो कहा, जो जज अपॉइंट किए, नॉमिनेट किए, उनको अपॉइंट करने की बजाय उनके ख़िलाफ़ एक
मेलिशियस कंपेन चला दी गई। इसी तरह जजों को दबाने के लिए पंजाब में, वफाक में, हर तरफ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जजेस डट गए हैं और खड़े हो गए हैं। एक नाज़रीन मैंने वाक़या देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। आज़ाद कश्मीर में शहरियों ने एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी रोक ली और गाड़ी में सवार एक कुत्ते को नीचे उतार लिया और उन्होंने कहा जी ये कुत्ता गाड़ी में क्यों बैठा है। कितनी ज़बरदस्त बात है। उन्होंने कहा कुत्ता गाड़ी में कैसे ट्रैवल कर सकता है, हमारी गाड़ी है, हमने अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स दिया है, उस टैक्स के पैसों से आपने ये गाड़ी ली है, इस गाड़ी में सांप का कुत्ता कैसे ट्रैवल कर सकता है, ये तो हमने सरकारी काम के लिए दी है। ये वाली अवेयरनेस चाहिए पाकिस्तान में, ये वाली अवेयरनेस। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दोस्त है बाप, मुझे जब मैं वापस आया तो मैं बीमार था, तो मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे भाई थे, वो मुझे शिकार पे ले गए और मैंने उस दिन वहाँ पे एक गाड़ी रोक ली, बल्कि गाड़ी की मैंने चाबी भी निकाल ली और मेरा झगड़ा हो गया उन लोगों से। वो सरकारी गाड़ी के अंदर शिकार खेल रहे थे और उसके अंदर कुत्ते भी उन्होंने बिठाए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा जनाब आप मेरी गाड़ी में कैसे शिकार खेल सकते हैं, टैक्स तो हम देते हैं पाकिस्तानी, और आप, वो ऊपर नीली बत्ती भी लगाई हुई थी, वो गालबन किसी पुलिस वाले की गाड़ी थी, बड़े ऑफिसर की। तो फिर उन्होंने मिन्नत तरला किया, उन्होंने कहा जी आइंदा हम नहीं करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया, माफ़ी मांगी, बहुत सारे लोग आ गए। फिर मैंने जो मकामी लोग थे उनको चाबी देकर कहा, मैंने कहा जी आप इनका फ़ैसला कर लें, मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने। इस तरह का एक वाक़या हुआ था। अब चंद महीने हो गए हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही था। तो ये आपको रोकना पड़ेगा नाज़रीन। यानी मैं स्कूल के बच्चों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपके स्कूल में कोई बच्चा सरकारी गाड़ी पे है ना अपने अब्बू की प्रोटोकॉल के साथ, तो आपने उसको पूछना है और आपने कहना है कि यार तुम हमारी गाड़ी में क्यों आए हो, टैक्स तो हम देते हैं, तो तुम हमारी गाड़ी में क्यों ट्रैवल करते हो, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है? नहीं है तो पैदल आओ, रिक्शे में आओ। लेकिन अपने बाप के प्रोटोकॉल के साथ अगर किसी बच्चे को आप देखें कि वो सरकारी गाड़ी में आए, तो बाकी बच्चों को चाहिए कि उससे पूछें ज़रूर, ताकि वो जो बाप है वो सरकारी ख़जाने के ऊपर बोझ ना बने। सरकारी पेट्रोल पे, सरकारी प्रोटोकॉल पे, सरकारी गाड़ी पे, सरकारी नंबर प्लेट, सरकारी बत्ती ऊपर चल रही है, उस गाड़ी के अंदर तो बच्चे को स्कूल नहीं आना होगा ना। तो बाकी बच्चों को चाहिए कि अभी से रोकें, ताकि उस बच्चे की आदतें भी ठीक हो और उसके अब्बू की आदतें भी ठीक हो। ख़वातीन से गुजारिश है कि अगर आप बाज़ार के अंदर देखें और आपको नज़र आए कि सरकारी गाड़ी के अंदर कोई खातून जो है वो शॉपिंग करने आ गई हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि आप हमारी गाड़ी में शॉपिंग क्यों कर रही हैं, क्या आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है शॉपिंग करने के लिए? अगर नहीं है तो रिक्शे में आइए, बस में आइए, वैगन में आइए। बहुत सारी औरतें हैं वो वैगन में जाती हैं, बस में जाती हैं, रिक्शे में जाती हैं, बहुत सारी ख़वातीन पैदल चलती हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, अपनी औकात में रहिए। ये जो गाड़ी है ये हमने सरकारी काम के लिए दी है, इसमें पेट्रोल जो है वो हमारे खून पसीने की कमाई का फूंका जा रहा है। तो ख़वातीन से भी गुजारिश है कि वो अपने आसपास आने वाली ख़वातीन को ज़रूर शर्मिंदा करें, ताकि वो भी और उनके हस्बैंड वो इन मामलों से बाज रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।